पुराने जमाने के किसी छोटे से गांव मुरादनगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम इरफान था और छोटे का नाम जुनैद। इरफान पैदाइश से ही नाबीना था। उसे कभी दुनिया की रंगीनियां नहीं दिखी, ना ही सूरज की रोशनी और ना ही चांद की चांदनी। मगर अल्लाह ने उसे जो अक्ल और समझ दी थी वो हजारों बीनाओं से बढ़कर थी। इरफान अक्सर घर की चार दीवारी के अंदर ही रहता था। लोग उसे मजबूर और लाचार समझते थे, मगर हकीकत यह थी कि उसकी बाकी इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वो हर चीज को महसूस कर लेता। आवाज की गूंज से वो जान लेता कि कमरा कितना बड़ा है, हवा के रुख से समझ जाता कि मौसम कैसा है, और किसी के कदमों की आहट से पहचान लेता कि कौन आ रहा है, दोस्त है या अजनबी। जुनैद खेती करता था। उसके पास खूबसूरत खेत थे जहां गेहूं, जौ और सब्जियां उगती थीं। मगर एक बड़ी मुसीबत थी। रात के अंधेरे में जंगली जानवर आते और फसलों को तबाह कर देते। कभी नीलगाय झुंड बनाकर आती, कभी जंगली सुअर खेतों में घुस आते, कभी भेड़िए मवेशियों को परेशान करते। जुनैद ने बहुत कोशिश की। उसने खेतों के चारों तरफ ऊंची बाड़ लगवाई, मगर जानवर उसे तोड़कर अंदर घुस आते। उसने पुतले बनाकर खड़े किए ताकि जानवर डर जाएं, मगर चंद दिनों में ही जानवरों को अक्ल आ गई कि यह तो बेजान चीजें हैं। फिर उसने रात में मशाल जलाकर रखी। पहले तो काम हुआ, मगर धीरे धीरे जानवरों का डर खत्म हो गया। हर सुबह जुनैद खेतों में पहुंचता तो तबाही का मंजर देखता। आधी फसल बर्बाद, पौधे उखड़े हुए और कहीं कहीं तो जानवरों के पैरों के निशान साफ नजर आते। उसका पूरा साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जुनैद बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसकी बीवी आयशा ने उसकी सूरत देखी तो फौरन समझ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? फिर से जानवरों ने नुकसान किया? जुनैद ने हताशा से सर हिलाया। आयशा, इस बार तो लगता है कि पूरी फसल चौपट हो जाएगी। मैं हर तरीका आजमा चुका हूं, अब समझ नहीं आता क्या करूं। आयशा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तुम्हारे भाई इरफान के बारे में सोचा कभी? वो भले ही देख नहीं सकते, मगर उनकी सुनने की ताकत कमाल की है। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। जुनैद ने पहले तो यह बात हल्के में ली। उसने सोचा कि भला एक अंधा आदमी जानवरों से खेत कैसे बचाएगा, मगर जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो उसने इरफान से बात करने का फैसला किया। शाम को जब दोनों भाई साथ बैठे तो जुनैद ने अपनी परेशानी बयान की। इरफान ने बड़े ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर बोला, जुनैद, तुम परेशान मत हो। अल्लाह ने मुझसे आंखों की रोशनी तो ले ली, मगर बदले में कुछ और नेमतें दी हैं। मैं तुम्हारे खेतों की हिफाजत कर सकता हूं। बस तुम मेरे लिए खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना दो जहां मैं बैठ सकूं। जुनैद को यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसने फैसला किया कि एक बार कोशिश तो की जाए। अगले दिन उसने खेत के बीचों बीच एक मजबूत झोपड़ी बनाई। छत अच्छे से बांधी ताकि बारिश में पानी न टपके। चटाई बिछाई और थोड़ा सा खाने पीने का सामान रख दिया। उसी रोज शाम को इरफान खेत में पहुंच गया। जुनैद ने उसे समझाया, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज लगा देना। शोर सुनकर जानवर डरकर भाग जाएंगे, और हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो यह सीटी बजा देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। इरफान ने अपना हाथ इधर उधर घुमाकर जगह का अंदाजा लगाया, फिर बोला, फिक्र मत करो जुनैद, इंशाअल्लाह अब कोई जानवर तुम्हारी फसल को हाथ नहीं लगा पाएगा। पहली रात इरफान खेत में रुका। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी और दूर से गीदड़ों की आवाजें आ रही थीं। इरफान झोपड़ी में चुपचाप बैठा था। उसके कान हर आवाज पर लगे थे। आधी रात के करीब उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। इरफान ने कान लगाकर सुना। 4 पैरों की आवाज थी। भारी जानवर, शायद नीलगाय। उसने फौरन जोर से आवाज लगाई, अल्लाहू अकबर, भाग जाओ यहां से। इतनी जोर की आवाज सुनकर जानवर चौंक गया और भागने लगा। इरफान मुस्कुराया। उसकी तरकीब काम कर गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। इरफान रात रात भर जागता और खेतों की हिफाजत करता। जब भी कोई जानवर आता वो अपनी तेज आवाज से उसे भगा देता। जुनैद हैरान था। इतने दिनों से पहली बार फसल सुरक्षित थी। उसने अपने भाई की हिम्मत और होशियारी को दिल से सलाम किया। धीरे धीरे इरफान को खेत की हर आवाज की पहचान हो गई। वो समझने लगा कि कौन सी आवाज किस जानवर की है। हिरन की दौड़ने की आवाज अलग होती थी, हल्की और तेज। जंगली सुअर की आवाज भारी और लड़खड़ाती हुई। नीलगाय के कदम मध्यम रफ्तार के मगर मजबूत, और लोमड़ी की चाल बहुत हल्की और चुपके से। इरफान की यह काबिलियत देखकर गांव के दूसरे किसान भी हैरान थे।
कुछ लोग तो यह देखने आते कि यह अंधा आदमी कैसे जानवरों को भगाता है, मगर इरफान से मिलकर सब समझ जाते कि अल्लाह ने उसे खास सलाहियत दी है। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। इरफान अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने तेज दौड़ने की आवाज सुनी। कोई जानवर बहुत तेजी से खेतों की तरफ आ रहा था, मगर यह आवाज अलग थी। डरा हुआ जानवर, जैसे किसी से भाग रहा हो। जानवर खेत के करीब आया और बाड़ को तोड़कर अंदर घुस गया। इरफान ने ध्यान से सुना। हिरन थी, मगर इसके पीछे पीछे और भी आवाजें आ रही थीं। घोड़ों की टापें, आदमियों की आवाजें, शिकारी। कुछ ही देर में शिकारियों का पूरा दल खेत के बाहर आकर रुका। उनके साथ बादशाह अकरम खुद मौजूद थे। वो अपने खास सिपाहियों और दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकले थे। बादशाह अकरम उस इलाके के मशहूर और इंसाफ पसंद बादशाह थे। लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। उनकी सल्तनत में अमन और खुशहाली थी, मगर बादशाह अकरम उस इलाके के मशहूर को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर जंगलों में शिकार के लिए निकल जाते। बादशाह ने अपने घोड़े को रोका और इरफान की झोपड़ी की तरफ देखा। उन्होंने अपने वजीर फरहान से कहा, जाओ और उस आदमी से पूछो कि क्या उसने यहाँ से कोई हिरन गुजरते देखा। वजीर फरहान घोड़े से उतरा और इरफान के पास आया। उसने पूछा, ऐ शख्स, बादशाह सलामत तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने यहाँ से कोई हिरन गुजरते देखा? इरफान ने अपनी जगह से हिले बगैर जवाब दिया, जनाब, मैं तो नाबीना हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर हाँ, यहाँ से एक हिरन जरूर गुजरी है। यह सुनकर वजीर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम अंधे हो फिर भी जानते हो कि हिरन यहाँ से गुजरी? यह कैसे मुमकिन है? इरफान मुस्कुराया, जनाब, अल्लाह ने मुझसे आंखें तो ले ली, मगर कान तेज कर दिए। मैं आवाज से सब कुछ समझ लेता हूं। वजीर बादशाह के पास वापस गया और सारी बात बताई। बादशाह को यह बात दिलचस्प लगी। वो खुद घोड़े से उतरे और इरफान के पास आए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इरफान, हुजूर। इरफान, तुम कहते हो तुम अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि यहां से हिरन गुजरी? इरफान ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं खेतों की हिफाजत करता हूं। मेरा काम है जानवरों को पहचानना और भगाना। जब वो हिरन यहां से गुजरी तो मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी। उसकी दौड़ने की रफ्तार और सांसों की आवाज से मैं समझ गया कि यह हिरन है। बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत दिलचस्प शख्स हो। चलो बताओ, वो हिरन किस तरफ गई? इरफान ने अपना हाथ उठाकर एक दिशा की तरफ इशारा किया। हुजूर, वो उस तरफ गई है, मगर मेरी राय में आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उनके साथ खड़े दरबारी भी हैरान थे। एक अंधा आदमी बादशाह को मशवरा दे रहा था। क्यों? बादशाह ने पूछा। क्योंकि, इरफान ने नरमी से कहा, वो हिरन दरअसल हिरनी है और वो हामिला है। बादशाह अकरम के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। उनके साथ खड़े तमाम दरबारी और सिपाही भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक अंधा आदमी यह कैसे बता सकता है कि हिरन नर है या मादा, और वो भी हामिला? बादशाह ने शक भरी नजरों से इरफान की तरफ देखा और कहा, इरफान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम कहते हो तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो हिरनी थी और वो भी हामिला? इरफान ने अपनी जगह पर बैठे बैठे ही अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह गवाह है। जब वो जानवर यहां से गुजरा तो मैंने उसके कदमों की आवाज बहुत गौर से सुनी। नर हिरन की दौड़ तेज और फुर्तीली होती है, मगर यह जानवर कुछ सुस्ती से भाग रहा था। उसकी सांसें भी भारी थीं। वजीर फरहान ने बीच में कहा, मगर इससे कैसे साबित होता है कि वो हामिला थी? इरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, सबसे अहम बात यह है कि मेरे खेत की ज्यादा ऊंची नहीं है। कोई भी हिरन आसानी से उसे कूदकर पार कर सकता है, मगर इस जानवर ने छलांग नहीं लगाई। उसने बाड़ को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। यह इसलिए कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। छलांग लगाने से उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। बादशाह अकरम खामोश खड़े थे। इरफान की बातों में गहरी समझदारी थी, मगर अभी भी उन्हें पूरा यकीन नहीं था। इरफान ने आगे कहा, और हुजूर, एक बात और, जब वो यहां से गुजरी तो उसके कदम थोड़े लड़खड़ाते हुए थे, जैसे उसे अपने वजन को संभालने में दिक्कत हो रही हो। यह भी इस बात की निशानी है कि वो हामिला है। बादशाह के दिल में इरफान की बातों ने जगह बना ली थी, मगर वो अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे तेज सवार मुराद को बुलाया। मुराद, बादशाह ने हुक्म दिया, तुम फौरन जाओ और उस हिरन को तलाश करो। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूं। अगर यह शख्स सच कह रहा है तो मैं खुद जांच करूंगा।
मुराद ने सर झुकाया। जैसा हुक्म हुजूर। और वो अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से उस दिशा में चला गया जिधर इरफान ने इशारा किया था। बादशाह अकरम ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया कि वो इंतजार करें। उन्होंने खुद एक चट्टान पर बैठकर इरफान से बातचीत शुरू की। इरफान, तुम यहाँ क्या करते हो? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैं अपने भाई जुनैद के खेतों की हिफाजत करता हूँ। रात में जंगली जानवर आकर फसल बर्बाद कर देते थे, तो मेरे भाई ने सोचा कि शायद मैं मदद कर सकूं। और तुम यह काम कैसे करते हो? बस हुजूर, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। जब भी कोई जानवर आता है तो मैं उसकी आहट से पहचान लेता हूँ कि कौन सा जानवर है। फिर मैं जोर से आवाज लगाता हूँ। जानवर डर कर भाग जाता है। बादशाह को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें आंखों की रोशनी तो नहीं दी, मगर तुम्हारी अक्ल और समझ कमाल की है। शुक्रिया हुजूर, इरफान ने अदब से कहा। अल्लाह जो देता है वो बेहतरीन देता है। मैं अपनी हालत पर शाकिर हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मुराद वापस आया। उसके चेहरे पर हैरानी और हैबत के भाव थे। वो घोड़े से उतरा और बादशाह के पास आकर झुका। हुजूर, मुराद ने कहा, यह शख्स बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने उस हिरनी को तलाश किया। वो एक दरख्त के नीचे रुकी हुई थी, थकी हुई और हांफती हुई। और हुजूर, उसका पेट साफ बता रहा था कि वो हामिला है। देखने से ही लग रहा था कि शायद कुछ ही दिनों में उसके बच्चे होने वाले हैं। यह सुनकर बादशाह अकरम पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने अपने वजीरों और दरबारियों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर हैरानी थी। बादशाह ने इरफान की तरफ मुखातिब होकर कहा, इरफान, मैं हैरान हूं। तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच निकला। तुम सच में बहुत खास शख्स हो। इरफान ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह का करम है। उसने मुझे यह सलाहियत दी है। बादशाह ने अपने वजीर फरहान से कहा, फरहान, इस शख्स को इनाम दो, 10 अशरफियां। वजीर ने झोले से 10 सोने की अशरफियां निकाली और इरफान के हाथ में रख दी। इरफान ने उन्हें हाथ में महसूस किया और शुक्रिया अदा किया, मगर बादशाह के दिल में अब और भी सवाल उठने लगे थे। वो सोच रहे थे कि अगर यह शख्स सिर्फ आवाज से इतनी बारीक बातें जान सकता है तो शायद यह और भी कई कामों में मददगार साबित हो सकता है। बादशाह ने कहा, इरफान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? यह सुनकर इरफान थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। महल में मेरा क्या काम? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इरफान, तुम मामूली नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें खास बनाया है। मुझे लगता है कि तुम मेरे और मेरी सल्तनत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए महल में रहो। देखते हैं, शायद तुम्हारी अक्ल और समझ हमारे किसी काम आए। इरफान ने सोचा। उसे अपने भाई जुनैद की फिक्र थी, मगर बादशाह का हुक्म था। उसने कहा, हुजूर, अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं जरूर चलूंगा, मगर मुझे अपने भाई को एक बार बता देने दीजिए। बेशक, बादशाह ने कहा। मुराद, तुम इरफान के भाई को खबर कर दो, और हाँ, उनके खेतों की हिफाजत के लिए शाही सिपाही तैनात कर दो। जुनैद को जब यह खबर मिली तो वो हैरान रह गया। उसका भाई बादशाह के साथ महल जा रहा था। उसने इरफान को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अक्ल ने हमारा घर तो बचा ही लिया था, अब शायद और भी बड़े काम आए। इरफान बादशाह के साथ महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बादशाह उससे तरह तरह की बातें करते रहे। वो इरफान की सोच और समझ को परखना चाहते थे। एक जगह जब वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे तो बादशाह ने पूछा, इरफान, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी कितनी चौड़ी है? इरफान ने अपना कान लगाया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। जब पत्थर पानी में गिरा तो उसने आवाज सुनी। फिर उसने कहा, हुजूर, लगभग 50 कदम चौड़ी होगी। बादशाह के एक दरबारी ने फौरन घोड़े से उतरकर कदमों से नाप लिया। वो हैरान रह गया। हुजूर, बिल्कुल दुरुस्त, तकरीबन 58 कदम। बादशाह और भी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, यह शख्स वाकई में कमाल का है। महल पहुंचकर बादशाह ने इरफान को एक शानदार कमरा दिया। नरम बिस्तर, अच्छा खाना और खिदमत के लिए नौकर। इरफान पहली बार इतने आराम में था, मगर उसके दिल में अपने भाई और अपने खेत की याद थी। शाम को बादशाह ने इरफान को दरबार में बुलाया। वहां तमाम वजीर, दरबारी और अमीर लोग मौजूद थे। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, यह इरफान है। अल्लाह ने इसे खास सलाहियत दी है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और जब भी जरूरत होगी अपनी अक्ल और समझ से हमारी मदद करेगा। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं, मगर कुछ लोगों के चेहरों पर हसद के भाव थे, खासकर वजीर सलमान, जो बादशाह का खास मुशीर था। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि एक अंधा आदमी बादशाह की नजरों में इतना चढ़ गया है। उस रात इरफान अपने कमरे में सो रहा था।
अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। दो आदमी फुसफुसाकर बात कर रहे थे। इरफान ने ध्यान से सुना। यह अंधा कहां से आ गया? एक आवाज थी, पता नहीं, मगर बादशाह इसे बहुत पसंद करते हैं, यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। दूसरी आवाज थी, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। इरफान ने यह बातें सुनी तो उसे समझ आ गया कि महल में कुछ लोग सही नहीं हैं, मगर उसने इस वक्त खामोशी बरतना ही मुनासिब समझा। उसने सोचा कि वक्त आने पर वो बादशाह को जरूर बताएगा। अगली सुबह बादशाह ने इरफान को अपने महल की सैर कराई। उसने इरफान को बगीचों, दरबार, खजाने और महल के हर हिस्से के बारे में बताया। इरफान ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना और महसूस किया। दोपहर को जब वो बादशाह के साथ खाना खा रहे थे तो बादशाह ने कहा, इरफान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी हुजूर, पूछिए। बादशाह ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, इरफान, यह सवाल मेरे दिल में बरसों से है और मैंने किसी से नहीं पूछा, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि शायद तुम मुझे जवाब दे सको। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने वालिदैन की हकीकी औलाद हूं या नहीं? यह सवाल सुनकर इरफान थोड़ा सहम गया। यह तो बहुत नाजुक मामला था। इरफान कुछ देर खामोश रहा। बादशाह का सवाल बहुत नाजुक था। एक गलत जवाब उसकी जान भी ले सकता था, मगर झूठ बोलना भी गुनाह था। उसने अल्लाह का नाम लिया और बोला, हुजूर, यह सवाल बहुत अहम है, मगर मुझे हैरानी है कि आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आप तो इस सल्तनत के बादशाह हैं, आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है? बादशाह अकरम ने अपनी आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए हुए कहा, इरफान, यह सवाल मेरे दिल को बरसों से कुरेद रहा है। मेरे वालिद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी वालिदा भी मुझे बहुत चाहती हैं, मगर कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई राज है जो मुझसे छुपाया गया है। कुछ खास वजह हुजूर? इरफान ने पूछा। हाँ, बादशाह ने कहा, मेरे वालिद की शक्ल से मेरी कोई समानता नहीं, ना उनकी आवाज से, ना उनकी आदतों से। और मेरी वालिदा, वो कभी कभी मुझे इस तरह देखती हैं जैसे कुछ कहना चाह रही हो मगर कह नहीं पाती। यह बात मुझे बेचैन करती है। इरफान ने सोचा, फिर उसने कहा, हुजूर, अगर मैं आपको जवाब दूं तो क्या आप वादा करेंगे कि मेरे जवाब पर गुस्सा नहीं होंगे, चाहे वो जवाब आपको पसंद आए या ना आए? बादशाह ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, इरफान, मैं वादा करता हूं, मैं सच जानना चाहता हूं, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। तुम बेझिझक बोलो। इरफान ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, हुजूर, मुझे आपकी वालिदा से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूं, आप अपने वालिदैन की हकीकी औलाद नहीं हैं। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। तुम्हें यह कैसे मालूम? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। इरफान ने नरमी से कहा, हुजूर, जब से मैं यहाँ आया हूं मैंने आपको बहुत गौर से सुना है, आपकी बातें, आपके फैसले, आपका बर्ताव, और मुझे एक बात समझ आई। क्या? बादशाह ने पूछा। हुजूर, आप बहुत इंसाफ पसंद हैं, आप अपनी रियासत के लोगों का खूब ख्याल रखते हैं, मगर एक बात में आप कंजूस हैं। जब मैंने आपको हिरनी के बारे में सही जानकारी दी तो आपने मुझे सिर्फ 10 अशरफियां दी। अगर आप वाकई किसी बादशाह की औलाद होते तो आपने मुझे कहीं ज्यादा इनाम दिया होता। बादशाहों का दिल बड़ा होता है, वो बड़ी दरियादिली से इनाम देते हैं, मगर आप में यह आदत नहीं है। इससे मुझे समझ आया कि आप किसी ऐसे शख्स की औलाद हैं जो कंजूस था, और अंदाजन वो कोई ताजिर रहा होगा। बादशाह अकरम को जैसे बिजली का झटका लगा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उठे और अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। गुस्से में उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। इरफान डरा नहीं, वो शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। बादशाह ने तलवार खींच ली और तेजी से अपनी वालिदा के महल की तरफ चल दिए। इरफान समझ गया कि अब क्या होने वाला है। बादशाह अपनी वालिदा मल्लिका फातिमा के कमरे में दाखिल हुए। मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। बेटे को इस हालत में देखकर वो घबरा गई। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मल्लिका ने पूछा। बादशाह ने तलवार अपनी वालिदा के सामने रख दी और गुस्से में बोले, अम्मी, मैं आज सच जानना चाहता हूं। अगर आपने झूठ बोला तो मैं यह तलवार अपने सीने में उतार लूंगा। क्या मैं वाकई अपने वालिद का बेटा हूं? क्या मैं आपकी हकीकी औलाद हूं? मल्लिका फातिमा का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं। काफी देर की खामोशी के बाद मल्लिका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम हमारे अपने नहीं हो। मुझे और तुम्हारे वालिद को औलाद नसीब नहीं हुई थी। हमने बरसों दुआएं मांगी, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। बादशाह को जैसे जमीन धंसती लगी। उन्होंने दीवार का सहारा लिया। मल्लिका ने आगे कहा,
तुम्हारे वालिद के एक बहुत करीबी दोस्त थे तैमूर। वो एक ताजिर थे, बहुत अमीर, मगर हाँ, वो बहुत कंजूस भी थे। अपने घर के लोगों के साथ भी वो पैसों के मामले में सख्त रहते थे। उनकी बीवी फरीदा बहुत नेक औरत थी। उनके तुम इकलौते बेटे थे। फिर क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। एक रात मलिका की आवाज भर आई। तैमूर के घर में आग लग गई, भयंकर आग, कोई बचा नहीं सका। तैमूर, फरीदा और उनके बाकी घर के लोग सब उस आग में जल गए। बस तुम बच गए थे। तुम बहुत छोटे थे, शायद 1 साल के। घर के बाहर एक पालने में सो रहे थे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मल्लिका ने कहा, हमने तुम्हें अपना लिया, तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो एक बाप अपने बेटे को देता है। हमने तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम हमारे अपने नहीं हो। हमने तुमसे सच्ची मोहब्बत की बेटा। बादशाह अकरम धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। इतने बरसों का राज आज खुल गया था। काफी देर बाद बादशाह उठे। उन्होंने अपनी अम्मी को देखा। मल्लिका रो रही थी। बादशाह ने आगे बढ़कर अपनी अम्मी के कदमों को छुआ और बोले, अम्मी, आपने और अब्बू ने जो मेरे लिए किया वो किसी हकीकी माँ बाप से कम नहीं। आपने मुझे प्यार दिया, परवरिश दी, बादशाह बनाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी आपका बेटा हूं, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो। मल्लिका ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और दोनों खूब रोए। कुछ देर बाद बादशाह वापस अपने कमरे में आए। उन्होंने इरफान को बुलाया। इरफान, बादशाह ने कहा, तुमने सच कहा, मगर तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद एक कंजूस ताजिर थे? इरफान ने नरमी से कहा, हुजूर, जैसा मैंने कहा, आपकी आदतों से। एक बादशाह जब किसी की काबिलियत देखता है तो दिल खोलकर इनाम देता है, मगर आपने मुझे बहुत कम दिया। यह आदत आप में अपने असली वालिद से आई होगी। खून का रिश्ता ना सही, मगर बचपन की आदतें तो जरूर असर डालती हैं। बादशाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर उन्होंने फौरन एक थैली मंगवाई जो सोने की अशरफियों से भरी थी। उन्होंने वो थैली इरफान के हाथ में दे दी। इरफान, बादशाह ने कहा, आज से मैं अपनी इस कंजूसी को छोड़ता हूं। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, और एक बात, जो कुछ आज हमारे बीच हुआ है वो राज रहना चाहिए। क्या तुम इसे अपने दिल में महफूज रखोगे? इरफान ने अपना हाथ दिल पर रखा और कहा, हुजूर, मुझे अपने वालिदैन की रूह की कसम, यह राज मेरी कब्र में ही जाएगा। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। बादशाह खुश हुए। उन्होंने इरफान को गले लगाया। उस दिन से बादशाह और इरफान के बीच एक खास रिश्ता बन गया, एक रिश्ता एतबार और एहतराम का। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। इरफान महल में रहता और बादशाह से मुख्तलिफ मसलों पर बात करता। बादशाह उसकी अक्ल और समझ से बहुत खुश थे। एक दिन बादशाह ने इरफान को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। इरफान, बादशाह ने कहा, मुझे एक बात परेशान कर रही है। कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरे जासूसों ने कुछ अफवाहें सुनी हैं, मगर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इरफान ने ध्यान से सुना, फिर बोला, हुजूर, मुझे पहली रात से ही कुछ शक था। मैंने 2 आदमियों को फुसफुसाते हुए सुना था। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं उनकी किसी प्लानिंग में रुकावट बन सकता हूं। बादशाह चौंक गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हुजूर, उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं बिना सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहता था, मगर अब जब आप खुद कह रहे हैं तो मैं मदद कर सकता हूं। कैसे? बादशाह ने पूछा। इरफान ने कहा, हुजूर, कल दरबार लगाइए, सभी वजीरों और दरबारियों को बुलाइए, मुझे भी साथ रखिए। मैं हर किसी की आवाज, लहजा और बातचीत का अंदाज सुनूंगा। अगर कोई गद्दार है तो उसकी आवाज में घबराहट होगी। झूठ बोलने वाले की आवाज में एक खास कंपन होता है जो मैं पहचान सकता हूं। बादशाह को यह तरकीब पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है इरफान, कल दरबार में तुम मेरे साथ रहोगे। अगले दिन सुबह दरबार लगा। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनके दाईं तरफ वजीर आजम हामिद बैठे थे और बाईं तरफ इरफान को जगह दी गई। सभी दरबारी और वजीर अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। इरफान बड़े ध्यान से सबकी आवाजें सुन रहा था। हर किसी के बोलने का अंदाज, लहजा, रुकावटें, सब कुछ। बादशाह ने रियासत के मामलात पर सवाल किए। खजाने की हालत, फौज की तैयारी, सरहदों की सुरक्षा, हर चीज पर बात हुई। जब वजीर जलाल ने खजाने की रिपोर्ट दी तो इरफान ने उसकी आवाज में कुछ अजीब महसूस किया। वजीर बार बार अपनी बात दोहरा रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। जब वजीर सलमान ने फौज की रिपोर्ट दी तो इरफान ने नोट किया कि उसकी आवाज में घबराहट थी। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था,
जैसे जल्दी से अपनी बात खत्म करना चाहता हो। दरबार खत्म होने के बाद बादशाह ने इरफान को अकेले में बुलाया। क्या पता चला? बादशाह ने पूछा। इरफान ने कहा, हुजूर, मुझे वजीर सलमान पर सबसे ज्यादा शक है। उसकी आवाज में घबराहट थी। वो बार बार अपनी बात बदल रहा था, और जब आपने सरहदों की सुरक्षा के बारे में पूछा तो उसने फौरन जवाब देने की बजाय थोड़ा रुक कर जवाब दिया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो कि क्या कहना है। बादशाह को यह बात समझ आई। उन्होंने फौरन अपने सबसे काबिल एतबार सिपह सालार कासिम को बुलाया। कासिम, बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर सलमान पर खुफिया निगरानी रखी जाए। पता लगाओ कि वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। कासिम ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने अपने सबसे काबिल जासूसों को लगा दिया। कासिम के जासूस दिन रात वजीर सलमान पर नजर रखने लगे। हर कदम, हर मुलाकात, हर खत, सब कुछ नोट किया जा रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद कासिम बादशाह के पास पहुंचा। उसके हाथ में कुछ खत और कागजात थे। हुजूर, कासिम ने अदब से कहा, जो शक था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला। वजीर सलमान वाकई गद्दार है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। क्या सबूत मिला? कासिम ने खत आगे बढ़ाए। यह खतूत हमने उसके घर से बरामद किए हैं। यह पड़ोसी रियासत के बादशाह नासिर से मुराबता के खत हैं। सलमान उसके साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। बादशाह ने खत पढ़े। उनका खून खौल उठा। खतों में साफ लिखा था कि सलमान ने सरहदों पर तैनात फौज को कमजोर कर दिया है। उसने कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है जब बादशाह नासिर हमला करेगा। और क्या पता चला? बादशाह ने पूछा। हुजूर, सलमान अक्सर रात के अंधेरे में शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में जाता है। वहां वो कुछ और लोगों से मिलता है। हमने उन लोगों को भी पहचान लिया है। 2 और दरबारी उसके साथ शामिल हैं, अमीर यूसुफ और मंत्री तारिक। बादशाह को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। यह तीनों उनके करीबी थे जिन पर उन्होंने एतबार किया था। मगर हुजूर, कासिम ने आगे कहा, अभी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि उनकी अगली हरकत क्या होगी। अगर हम अभी उन्हें गिरफ्तार करें तो शायद पूरी साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। बादशाह ने इरफान की तरफ देखा। इरफान, तुम्हारी क्या राय है? इरफान ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं एक तरकीब बताना चाहता हूं। ऐसी तरकीब जिससे ये गद्दार खुद अपना पर्दाफाश कर देंगे। कैसी तरकीब? बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा। इरफान मुस्कुराया। हुजूर, कल दरबार में एक अहम ऐलान कीजिए। कहिए कि आप खजाने की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल और ईमानदार वजीर को सौंपना चाहते हैं, और यह भी कहिए कि आप जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आप सरहदों पर और ज्यादा फौज तैनात करेंगे और दुश्मन रियासतों पर निगाह रखेंगे। बादशाह को बात समझ आ गई। और फिर? हुजूर, अगर सलमान वाकई गद्दार है तो वो बेचैन हो जाएगा। खजाने की जिम्मेदारी उसके हाथ से निकल जाएगी और सरहदों पर फौज बढ़ने से उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। वो फौरन कोई हरकत करेगा और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। बादशाह ने तालियां बजाईं। शाबाश इरफान, यह तरकीब बहुत अच्छी है। कल हम यही करेंगे। अगले दिन दरबार बहुत शानदार तरीके से सजाया गया। सभी वजीर, दरबारी, अमीर और मंत्री मौजूद थे। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान हुए। इरफान उनके बगल में बैठा था। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ए दरबार के लोगों, आज मैं कुछ अहम फैसलों का ऐलान करने जा रहा हूं। पहला फैसला, हमारे शाही खजाने की जिम्मेदारी अब मैं अपने सबसे ईमानदार और काबिल वजीर को सौंपने का फैसला कर चुका हूं। कल तक मैं इसका ऐलान करूंगा। यह सुनते ही वजीर सलमान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। इरफान ने उसकी सांसों की आवाज में बदलाव महसूस किया। बादशाह ने आगे कहा, दूसरा अहम फैसला, मुझे खबर मिली है कि हमारी पड़ोसी रियासतें हमारे खिलाफ कुछ सोच रही हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम अपनी सरहदों पर दोगुनी फौज तैनात करेंगे। सिपह सालार कासिम, तुम फौरन इस काम में लग जाओ। कासिम ने सर झुकाया। जैसा हुक्म हुजूर। वजीर सलमान के हाथ कांपने लगे। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अमीर यूसुफ और मंत्री तारिक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। सलमान ने हिम्मत करके कहा, मगर हुजूर, खजाने की जिम्मेदारी तो मुझे मिलनी चाहिए। मैं तो आपका सबसे पुराना और वफादार वजीर हूं। इरफान ने उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनी। वो आवाज कांप रही थी। झूठा आदमी जब अपनी वफादारी का दावा करता है तो उसकी आवाज में यही कंपन होता है। बादशाह ने शांति से कहा, सलमान, फैसला मैं कल करूंगा, अभी धैर्य रखो। दरबार खत्म हो गया। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए, मगर कासिम के जासूस हर कदम पर नजर रख रहे थे। उसी रात, जैसी की उम्मीद थी,
वजीर सलमान अपने घर से निकला। वो बहुत सावधानी से शहर के बाहर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे जासूस भी चल रहे थे। सलमान उसी पुराने खंडहर में पहुंचा जहां वो अक्सर जाता था। वहां अमीर यूसुफ और मंत्री तारिक पहले से ही मौजूद थे। तीनों ने बातचीत शुरू की। ये क्या हो रहा है? सलमान ने परेशानी से कहा। बादशाह खजाने की जिम्मेदारी किसी और को देने वाला है और सरहदों पर फौज भी बढ़ा रहा है। हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। यूसुफ ने कहा, वो अंधा आदमी इरफान, सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। जब से वो महल में आया है, बादशाह उसकी हर बात मानने लगा है। तारिक ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। बादशाह नासिर को फौरन खबर भेजो कि अगले हफ्ते हमला कर दे। हम अंदर से मदद करेंगे। सलमान ने एक खत निकाला और लिखने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि कासिम के जासूस आस-पास ही छुपे हुए सब कुछ सुन रहे थे। जैसे ही सलमान ने खत लिखकर अपने कबूतर को देने के लिए बाहर निकला, सिपाहियों ने उसे घेर लिया। वजीर सलमान, कासिम आगे आया। तुम बादशाह अकरम के नाम पर गिरफ्तार हो, गद्दारी का जुर्म। सलमान का चेहरा पीला पड़ गया। यूसुफ और तारिक ने भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उन्हें भी पकड़ लिया। तीनों गद्दारों को बादशाह के सामने पेश किया गया। उनके थैलों से दुश्मन रियासत के खत, सोने के सिक्के और साजिश के कागजात बरामद हुए। बादशाह ने सख्ती से कहा, सलमान, यूसुफ, तारिक, तुम तीनों ने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने तुम पर एतबार किया था, तुम्हें इज्जत और मर्तबा दिया था, मगर तुमने मेरी सल्तनत और मेरी रियाया को खतरे में डाल दिया। तुम्हारी सजा मौत है। तीनों गद्दारों ने माफी मांगने की कोशिश की, मगर बादशाह ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्हें कैद में डाल दिया गया। बादशाह ने इरफान की तरफ देखा। इरफान, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी पूरी सल्तनत को तबाही से बचा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। इरफान ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इरफान को सोने की अशरफियों से भरी 3 थैलियां दी जाएं। साथ ही उन्होंने इरफान को अपना खास मुशीर बना दिया। कुछ हफ्ते इसी तरह अमन से गुजरे। इरफान अब बादशाह के सबसे करीबी मुशीरों में शामिल था। दरबार में उसकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी। एक दिन एक सौदागर महल के दरवाजे पर आया। उसके साथ एक खूबसूरत घोड़ा था, सफेद रंग का। दरबान ने बादशाह को खबर भेजी। बादशाह ने सौदागर को दरबार में बुलाया। सौदागर का नाम जावेद था। उसने अदब से सलाम किया और कहा, हुजूर, यह घोड़ा असली अरबी नस्ल का है। इसके बराबर घोड़ा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यह बिजली की तरह दौड़ता है। युद्ध में यह आपके बहुत काम आएगा। बादशाह ने घोड़े को देखा। वाकई बहुत खूबसूरत था। इसकी कीमत क्या है? जावेद ने कहा, हुजूर, 20,000 अशरफियां। यह बहुत बड़ी रकम थी। बादशाह ने सोचा। फिर उन्होंने इरफान को बुलवाया। इरफान, बादशाह ने कहा, यह सौदागर एक अरबी घोड़ा बेच रहा है। कीमत 20,000 अशरफियां है। तुम्हारी क्या राय है? इरफान मुस्कुराया। हुजूर, मैं अलबत्ता अंधा हूं, मगर अगर इजाजत हो तो मैं इस घोड़े की जांच कर सकता हूं। बादशाह ने हामी भर दी। इरफान को घोड़े के पास ले जाया गया। इरफान ने घोड़े की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने घोड़े की गर्दन को छुआ, फिर उसके पैरों को महसूस किया। फिर उसने अपना कान घोड़े की छाती के पास लगाया और उसकी सांसों की आवाज सुनी। कुछ देर बाद इरफान ने कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा दौड़ाया जाए। मैं इसकी टापों की आवाज सुनना चाहता हूं। बादशाह ने हुक्म दिया। एक सिपाही घोड़े पर बैठा और उसे दरबार के सामने के मैदान में दौड़ाया। इरफान ने बड़े ध्यान से टापों की आवाज सुनी। घोड़ा दौड़ा, फिर रुका। इरफान ने उसकी सांसों की आवाज पर भी गौर किया। फिर इरफान बादशाह के पास वापस आया और बोला, हुजूर, ये घोड़ा असली अरबी नस्ल का नहीं है। इसकी टापों में वो गूंज नहीं है जो एक असली अरबी घोड़े की होती है। और सबसे अहम बात, यह घोड़ा बीमार है। क्या बकवास है? सौदागर जावेद चीखा। यह शख्स तो अंधा है, इसे घोड़ों के बारे में क्या मालूम? बादशाह ने शांति से कहा, जावेद, थोड़ा सब्र करो। फिर उन्होंने इरफान से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि यह घोड़ा बीमार है? इरफान ने कहा, हुजूर, जब यह घोड़ा दौड़ा तो इसकी सांसें बहुत तेज और अनियमित थीं। एक सेहतमंद घोड़े की सांसें नियमित और मजबूत होती हैं, मगर इस घोड़े की सांसों में कमजोरी है। और जब मैंने इसकी छाती पर कान लगाया तो मुझे इसके दिल की धड़कन में भी अनियमितता महसूस हुई। यह घोड़ा अंदर से बीमार है। युद्ध में या तेज दौड़ में यह किसी भी वक्त गिर सकता है। बादशाह को इरफान की बात पर यकीन था। उन्होंने अपने शाही तबीब हकीम इलियास को बुलाया। हकीम साहब, बादशाह ने कहा, इस घोड़े का मुआयना करो और बताओ कि यह सेहतमंद है या नहीं। हकीम इलियास ने घोड़े का पूरा मुआयना किया।
उसकी आंखें देखी, दांत देखे, पैर देखे। फिर उसने घोड़े की छाती पर हाथ रखा और उसकी धड़कन महसूस की। कुछ देर बाद हकीम ने कहा, हुजूर, इरफान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस घोड़े को दिल की बीमारी है। यह ऊपर से तंदुरुस्त लगता है मगर अंदर से कमजोर है। तेज दौड़ाने पर यह गिर सकता है, यहां तक कि मर भी सकता है। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सौदागर जावेद की तरफ देखा। जावेद, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम जानते थे कि यह घोड़ा बीमार है, फिर भी तो तुमने 20,000 अशरफियां मांगी। यह गद्दारी है। जावेद का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराहट में बोला, हुजूर, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो चुप। बादशाह ने हुक्म दिया, कासिम, इस धोखेबाज को कैद में डाल दो। इसकी सजा तय की जाएगी। सिपाहियों ने जावेद को पकड़ लिया और ले गए। बादशाह ने इरफान की तरफ मुड़कर कहा, इरफान, तुमने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। अगर मैं यह घोड़ा खरीद लेता तो ना सिर्फ 20,000 अशरफियां बर्बाद होती, बल्कि युद्ध में मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इरफान ने कहा, हुजूर, यह सब आपके एतबार का नतीजा है। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। बादशाह ने इरफान को और इनाम दिए और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया कि अब से इरफान उनका खास सलाहकार होगा। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बादशाह इरफान की राय जरूर लेंगे। महीने बीतते गए। इरफान की शोहरत पूरी सल्तनत में फैल गई। लोग कहते, बादशाह के पास एक अंधा मगर बहुत अक्लमंद मुशीर है जो बिना देखे सब कुछ जान लेता है। एक दिन इरफान ने बादशाह से इजाजत मांगी कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई जुनैद से मिलने जाए। बादशाह ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और इरफान को शाही सवारी और तोहफों के साथ उसके गांव भेजा। जुनैद अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुआ। इरफान ने अपने भाई को वो सारे तोहफे दिए जो बादशाह ने भेजे थे। उसने अशरफियां भी दी ताकि जुनैद अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। जुनैद ने कहा, अल्लाह ने तुझे जो काबिलियत दी है वो कमाल की है। तू अंधा जरूर है मगर तेरी बसीरत हम सबसे ज्यादा है। इरफान मुस्कुराया, जुनैद, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने मुझसे आंखें ले ली मगर दिल में नूर भर दिया। असली देखना आंखों से नहीं, दिल से होता है। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद इरफान वापस महल लौट आया। उसका काम जारी रहा। वो बादशाह की मदद करता रहा। उसकी अक्ल और समझ से सल्तनत में अमन रहा। साल बीतते गए। बादशाह अकरम की सल्तनत फली फूली। लोग खुश और खुशहाल थे और इसमें इरफान का बहुत बड़ा हाथ था। एक दिन बादशाह ने बड़े दरबार का आयोजन किया। पूरी सल्तनत के अमीर, जागीरदार और अहम लोग मौजूद थे। बादशाह ने ऐलान किया, आज मैं एक खास ऐलान करना चाहता हूँ। इरफान, जो कभी एक मामूली किसान का भाई था, आज मेरा सबसे खास मुशीर है। उसकी अक्ल और समझ ने हमारी सल्तनत को कई बार तबाही से बचाया है। आज से इरफान को वजीरुल बसीरत का खिताब दिया जाता है, यानी बसीरत वाला वजीर। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। इरफान को शाही खिलात पहनाया गया। उसे एक बड़ी जागीर दी गई और बादशाह ने खुद उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ दी। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में सर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद से इरफान की कहानी पूरी सल्तनत में मशहूर हो गई। बाप अपने बेटों को कहते, देखो, इरफान अंधा था मगर उसने हार नहीं मानी। अल्लाह ने उसे जो दिया उसने उसी में शुक्र किया और अपनी काबिलियत को इस्तेमाल किया। तुम भी अपनी काबिलियत को पहचानो और मेहनत करो। माँ अपनी बेटियों को कहती, इरफान ने हमें सिखाया कि असली देखना आंखों से नहीं, दिल और अक्ल से होता है। जो दिल से देखता है वो कभी भटकता नहीं। और इरफान, वो हमेशा विनम्र रहा। उसने कभी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूं। जो कुछ मैं कर पाया वो उसी की मेहरबानी से है। बरसों बाद जब इरफान बूढ़ा हुआ तो बादशाह अकरम ने उससे कहा, इरफान, तुमने मेरी और मेरी सल्तनत की बहुत खिदमत की। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। तुम्हारी वजह से मैंने सीखा कि हकीकी अक्ल और समझ आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से आती है। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अल्लाह ने मुझसे बिनाई तो ले ली थी मगर बसीरत दे दी, और यही सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि आंखें तो सिर्फ दुनिया दिखाती हैं मगर बसीरत दिल की गहराइयों और हकीकत को दिखाती है। और इस तरह इरफान की कहानी सदियों तक लोगों में मशहूर रही। एक अंधे आदमी की कहानी जिसकी बसीरत ने बादशाह को सही रास्ता दिखाया, सल्तनत को तबाही से बचाया और लोगों को यह सबक दिया कि असली ताकत आंखों में नहीं, अक्ल और दिल में होती है। समाप्त। सबक।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस्मानी कमजोरी कभी इंसान की असली पहचान नहीं होती। असली ताकत हमारी सोच, हमारी अक्ल और हमारी बसीरत में है। जो दिल से देखता है वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता।